हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और आपकी इस प्रिपरेशन को पावर डोज देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया था। और वो क्वेश्चन तैयार किए गए थे आपके प्रीवियस एग्जाम बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन और ऑल टॉपिक को क्लियर करवाया गया था विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आज भी हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, साथ में ही उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से संश्लेषित होती है? संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण होना। तो पौधों के अंदर कौन सा ऐसा भाग होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण वही होता है जहाँ भोजन बनता है। और भोजन कहाँ पे बनता है? पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां होती है उनमें सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। और अगर ये छोटी ग्रंथि है तो ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी मस्तिष्क के अंदर। तो मास्टर ग्रंथि इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है या फिर जितनी भी ग्रंथियां होती है उस पे कंट्रोल का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, अगर उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो हमारे पेट के नीचे होती है, उसमें से एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अंतःग्रथन सिनेप्स क्या है? न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है, एक न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन से क्या होता है? जॉइंट होता है। तो जिस पॉइंट पे या जिस जगह, जिस स्थान पर वो जॉइंट होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, उस स्थान को कहा जाता है अंतःग्रथन या सिनेप्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है, उस अग्र भाग के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, एक आपका क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। और दूसरा भाग होता है मेडुला। तो जो अनुमस्तिष्क है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? अग्रभाग के अंदर जो सेरिबलम होता है या फिर आप उसको बोल सकते हो अनुमस्तिष्क, वो ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो पौधा क्या करता है? पौधा जो होता है वातावरण के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी दिशा को चेंज कर लेता है या उस दिशा में गति करने लग जाता है। उसे कहा जाता है अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति क्या होती है? जैसा जैसा उद्दीपन होता है या जैसा जैसा परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के कारण अनुवर्तन। तो प्रकाश के कारण जो अनुवर्तन होता है या गति होती है उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। अगर किसी पौधे को प्रकाश मिल रहा है और प्रकाश जैसे ही उसको मिल रहा है और वो उसकी ओर गति करने लग जाता है तो उसकी ये गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से होते हैं? तो जो हमारी सेंटर नर्व सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट घटक होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःग्रथन पर क्या होता है? तो अंतःग्रथन कहाँ होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं तो जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, अब वो कहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में समझेंगे। तो जहाँ जिस पॉइंट पे वो कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सिनेप्स। और वहाँ पे क्या काम होता है? डेंड्राइट ध्रुमिकाएं जो होती है, जो भी सिग्नल हमारी कोशिकाओं से लेती है, जो भी आवेग हमारी कोशिकाओं से लेती है, वो आवेग इस स्थान पे क्या हो जाते हैं? रासायनिक संकेत में चेंज हो जाते हैं। ये काम होता है अंतःग्रथन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाओ। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से कुछ डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे
और उसके जितने भी पार्ट होते हैं या फिर उसकी क्रियाविधि किस तरीके से होती है उसको समझेंगे। ये न्यूरॉन का चित्र है और यहाँ पे जो ये तारे के समान संरचना होती है, इस तारे की समान की संरचना के अंदर ये शाखाएं जो होती है इन्हें कहा जाता है द्रुमिकाएं। और ये जो लाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कोशिकाएं। और बीच में होता है केंद्रक। ये नलिकाकार संरचना होती है, इसे बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। और ये लास्ट वाली जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। और इन्हीं शाखाओं से दूसरे न्यूरॉन क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और जिस भाग पे जुड़े हुए रहते हैं उसे कहा जाता है सिनेप्स। और सिनेप्स के अंदर क्या काम होता है, देखिए सबसे पहले ये जो द्रुमिकाएं होती है ये हमारे शरीर के अंगों से या कोशिकाओं से आवेग को लेती है। आवेग मतलब जो भी हमारे सेंसर होते हैं फील करते हैं या फिर कुछ संदेश जो होते हैं उनको ये ग्रहण करती है द्रुमिकाएं। और कैच करने के बाद में उनको स्टोर कर लेती है कोशिकाएं में। कोशिकाएं क्या करता है, उन संदेशों को या फिर वो जो भी बाहर के परिवर्तन जो होते हैं वहां से जो आवेग लेते हैं उनको इस तंत्रिकाक्ष के थ्रू कहाँ भेज देते हैं, इन अंतिम सिरों में भेज देते हैं। अंतिम सिरों पर जाने के बाद में जब यहाँ पे सिनेप्स में वो पहुंचते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं रासायनिक संकेत में। मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है चेंज हो जाते हैं केमिकल सिग्नल के अंदर, और वो जब दूसरे न्यूरॉन होते हैं उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये सारे सिग्नल क्या होते हैं, एक के बाद सभी के अंदर जाते रहते हैं और सिग्नल पूरे बॉडी के अंदर फैलते फैलते हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह होने का क्या कारण है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो मधुमेह का मतलब होता है शुगर वाली प्रॉब्लम जो होती है, शुगर वाला जो रोग होता है। तो इसका होने का कारण क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। क्यों होता है कि हमारे रक्त में शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। और अगर ये इंसुलिन हार्मोन ही नहीं होगा तो शुगर के लेवल को कौन कंट्रोल करेगा। तो जो कंट्रोलर है वही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हमें मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सभी डॉक्टर मेडिसिन जो होती है उसकी सलाह देते हैं, एक कोर्स चलाते हैं। दूसरा, उन्हें व्यायाम करने के लिए कहा जाता है, चलने फिरने के लिए कहा जाता है और स्वस्थ और सही भोजन करने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए ये प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम है जिसके अंदर जो इसके पार्ट होते हैं वो कौन होते हैं, मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे कौन सी तंत्रिका कोशिका है, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका है, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले जो हमारे ग्राही होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यहाँ से आवेगों को कौन लेके जाता है, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका तक संवेदी तंत्रिका कोशिका ले जाते हैं। मान लो कि हमने किसी गर्म पानी को या फिर किसी गर्म चीज को पकड़ लिया तो हमारे जो हाथों की स्किन वाली जो सेंस है उससे संदेश जाएंगे किसके पास में, संवेदी तंत्रिका कोशिका के पास में। संवेदी तंत्रिका कोशिका उन सिग्नल को या उन आवेग को लेके जाएगी केंद्रीय कोशिका तक। ये जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका कोशिका है यहाँ तक लेके जाएगी। उसके बाद में मेरुरज्जु उन सिग्नल को कैच करके मस्तिष्क से पहुंचाता है और मस्तिष्क तेजी से क्या करता है, उनको वापस से इंस्ट्रक्शन देता है। तंत्रिका कोशिका से ये वापस से इंस्ट्रक्शन लेकर प्रेरक कोशिका जो है ये पेशी ऊतक में ट्रांसफर कर देती है उस इंस्ट्रक्शन को। और पेशी ऊतक जो हमारे मसल्स होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो ये पूरा जो डायग्राम बन रहा है जिसके अंदर एक पथ बन रहा है, उस पथ को ही कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। ग्राही से आवेगों को लेना, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना और उसके बाद वापस से इंस्ट्रक्शन को लेकर प्रेरक तंत्रिका कोशिका का पेशी ऊतक में ट्रांसफर करना। तो ये जो भी पथ इसने तय किया है उस पथ को कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो गर्दन के अंदर आउटू ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है और उस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है क्या करता है, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट वसा होती है
उसका क्या करता है, उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है। तो अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो थायरोक्सिन हार्मोन को जनरेट कर सकता है। मतलब ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए, उसके उत्पादन के लिए। आयोडीन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में सही तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होगा और हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है वो अच्छे से कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका क्या है, उनके कार्य लिखिए। तो हमने प्रतिवर्ती चाप के अंदर इसके बारे में पढ़ लिया था कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, हमारी जो ग्राही होती है वहां से आवेगों को लेके जाती है केंद्रीय तंत्रिका कोशिका तक और वहां से इंस्ट्रक्शन प्रेरक तंत्रिका क्या करती है, उन इंस्ट्रक्शन को लेके आती है और पेशीय ऊतक में ट्रांसफर कर देती है और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पेशीय ऊतक अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है एबीसी अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। तो जिस तरीके से जंतुओं में हार्मोन पाए जाते हैं वैसे ही पादपों के अंदर भी क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो एबीसिक अम्ल एक हार्मोन है और ये हार्मोन क्या करता है, पौधों के अंदर तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। किस तरीके से तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है कि बाकी के जितने भी हार्मोन होते हैं वो पौधों के अंदर पॉजिटिवली काम करते हैं, जैसे वृद्धि को बढ़ाना, विकास करना, तने की लंबाई बढ़ाना, कोशिका का विभाजन करना। लेकिन एबीसिक अम्ल क्या करता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है। और दूसरा काम ये करता है कि जो पत्तियां होती है उसके मुरझाने का जो उत्तरदायित्व है वो भी एबीसिक अम्ल लेता है। इसलिए जो ये अपोजिट काम करता है इसलिए इसे कहा जाता है तनाव हार्मोन। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले देखिए नियंत्रण होता क्या है। पर्यावरण के अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तन की वजह से हमारा शरीर क्या करता है, गति करता है या कोई क्रिया करता है। तो इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो नियंत्रित करने का काम करता है। तो नियंत्रण हो गया ये कि इस तरीके से नियंत्रण करता है। दूसरा ये कि समन्वय क्या होता है। तो अगर पर्यावरण के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं। तो शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उन शरीर के अंगों के बीच में आपस में क्या होता है, मेल जोल होता है, समन्वय होता है। अब अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे वो अपनी मनमानी करेंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, इनबैलेंस हो जाएगी हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर। तो इसलिए नियंत्रण और समन्वय तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटी हो वो सही काम करे और सही दिशा में काम करे, उसके लिए नियंत्रण और समन्वय जरूरी है। पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण दीजिए। अब देखिए पादप हार्मोन क्या होते हैं कि पौधों के अंदर वृद्धि और विकास के लिए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अंदर वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उन्हें कहा जाता है हार्मोन। तो उदाहरण के साथ हम समझेंगे, आगे जब पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे तब उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है और हार्मोन स्रावित करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इन्हीं ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनसे जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं के अंदर क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ कौन उत्पन्न करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। उन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है हार्मोन और यही हार्मोन का काम होता है जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, जब एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। एड्रिनलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो उस टाइम रिलीज किया जाता है जब कोई ऐसा इंसिडेंट हमने सुन लिया हो या हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिनको सुनकर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम जो अग्नाशय ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर वाली जगह पर, वो एड्रिनलिन स्रावित करती है और वो एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित हो जाता है। और फिर एड्रिनलिन क्या करता है, दिल की धड़कन मतलब हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी जो पेशीय ऊतक है वहां पे ऑक्सीजन वितरण का जो मान होता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मात्रा बढ़ जाती है।
पेशीय ऊतक में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण पेशीय ऊतक सिकुड़ जाते हैं और जो पाचन होता है, हमारा पाचन तंत्र या फिर हमारी त्वचा, वहाँ रक्त की आपूर्ति कम होने लगती है। तो इस तरह की अनुक्रिया हमारे शरीर में होती है। मेरुरज्जु पर आघात होने पर किन संकेतों में व्यवधान आएगा? तो मेरुरज्जु एक पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका कोशिका का। केंद्रीय तंत्रिका कोशिका के दो पार्ट होते हैं, एक मेरुरज्जु और एक मस्तिष्क। तो मेरुरज्जु का काम होता है कोशिकाएं या अंगों से जितने भी आवेग होते हैं उनको लेना और उन सभी कोशिकाओं पर और जो भी हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है उस पर कंट्रोल करने का काम भी और समन्वय करने का काम भी मेरुरज्जु करता है। तो अगर इस पे चोट लग जाती है तो ना तो ये आवेगों को ले पाएगा, ना ये इंस्ट्रक्शन प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं वो असंतुलित हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी भी मनुष्य के या किसी मानव के, आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के अगर सर पे चोट लग जाती है तो चोट लगने की वजह से क्या होता है, वो जैसा उसे कहा जाता है उस तरह के इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो नहीं कर पाता है। मतलब उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसे कहा कुछ और जाता है, वो करता कुछ और है। इसका रीजन यही होता है कि उसकी मेरुरज्जु पे चोट लगने की वजह से ना तो उसके पास सही से आवेग जाते हैं, ना वो सही से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं में क्या अंतर है? ऐच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है और अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर की वह क्रियाएं जो सीधे मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है उन्हें कहा जाता है ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारी इच्छा अनुसार होती है। जैसे चलना, खाना, हंसना, बोलना, सोच विचार करना, ये सारी क्रियाएं किस में आती है? ऐच्छिक क्रियाओं में आती है। और शरीर की वह सभी क्रियाएं जिन पर सीधे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हृदय का धड़कना, पाचन की क्रिया, श्वसन और रक्त का बहना, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो खुद ब खुद होता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में तंत्रिका व हार्मोन क्रियाविधि को समझाइए। तो इसको भी हम डिफरेंस के थ्रू समझते हैं। तंत्रिका क्रियाविधि, हार्मोन क्रियाविधि। हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बना हुआ है और सभी तंत्रिका कोशिकाएं वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी रहती है। तंत्रिकाओं व कोशिकाओं पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तंत्रिका क्रियाविधि क्या होती है कि जितनी भी तंत्रिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, वो आपस में जुड़ी रहती है और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिकाओं पर और कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है। हार्मोन क्रियाविधि में क्या होता है? हार्मोन शरीर में कोई भी जाल नहीं बनाता है, इनको स्रावित करती है कुछ ग्रंथियां और इन पर किसी भी अंग का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है तंत्रिका क्रियाविधि में और हार्मोन क्रियाविधि में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अनुवर्तन गति क्या है? अनुवर्तन गतियों के प्रकार को समझाइए। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब इसके प्रकारों के बारे में हम तो थोड़ा डीपली समझेंगे। अनुवर्तन गति, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार पौधे की जो गति होती है उसे कहा जाता है अनुवर्तन गति। गति के चार प्रकार होते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश की दिशा में गति करना, प्रकाश की वजह से जो गति होती है उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन गति, और जिस दिशा से प्रकाश आता है उसी दिशा में ही गति करता है। गुरुत्वानुवर्तन गति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से या गुरुत्व की वजह से जो गति होती है, पृथ्वी की तरफ जो गति होती है उसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन गति। रसायनूर्तन गति, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति करना। पराग नली का मतलब होता है जिस तरीके से जंतुओं में मानव के अंदर नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र होता है, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं उसमें भी नर जनन अंग होता है व मादा जनन अंग होता है। तो यहाँ पे जो पराग नली है वो नर जनन अंग है और अंडाशय जो है वो मादा जनन अंग है। तो पराग नली का अंडाशय की तरफ गति करना रसायनानुवर्तन गति में आता है। जलानुवर्तन गति, जल डालने पर पानी की तरफ जड़ों की गति करना, वो क्या कहलाता है? जलानुवर्तन गति कहलाता है। तो ये हमारे अनुवर्तन गति के प्रकार हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था, समझा था। उस एड्रेनलिन हार्मोन को ही आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो आपातकालीन स्थितियों में ही स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि हमेशा उसको स्रावित नहीं करती है। जब कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी बात होती है जिनको सुनकर हम शॉक्ड हो जाते हैं या फिर अचानक से हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसको रक्त में स्रावित करती है। तो उसी हार्मोन को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही कहाँ उपस्थित है और उनके कार्य क्या है। हमारे शरीर की 5 ग्राही होती है, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ। ये पांचों ग्राही बाहर के वातावरण से जो भी परिवर्तन होता है उससे आवेगों को लेती है और जो हमारी संवेदी प्रेरक कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, वहां तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के भागों व कार्यों को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम डायग्राम के थ्रू अभी समझेंगे। उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के भागों को समझाइए। तो मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में तो हम इस क्वेश्चन में उसको समझ लेंगे। मेरुरज्जु का काम सिर्फ यही होता है कि वो आवेगों को लेता है और इंस्ट्रक्शन को देता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर नियंत्रण और समन्वय होता है उसको वो करता है। तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है। तंत्रिका तंत्र की 2 सीमाएं होती है। पहली सीमा ये कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और दूसरी इसकी सीमा ये होती है कि जितने भी अगर अचानक से कोई बहुत सारे आवेग आ जाते हैं तो उनको ये प्रसारित नहीं कर पाता है। केवल एक टाइम पे एक ही आवेग को क्या करता है, प्रसारित करता है। बहुत सारे आवेग को एक साथ प्रसारित नहीं करता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को कैसे सुरक्षा प्रदान की गई है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की गई है जो हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारी जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है उसके ऊपर मस्तिष्क आवरण होता है। मस्तिष्क आवरण होता है और उस मस्तिष्क आवरण में 3 परतें होती है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और एराक्नोइड मैटर। ये तीनों परतें जो होती हैं ये सुरक्षा करती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु की। जो ड्यूरा मैटर होती है ये कठोर सफेद रेशेदार उत्तक होता है जो सबसे बाहर की परत होती है, और उसके बाद में बीच की जो परत होती है वो होती है एराक्नोइड परत, और ये बहुत मोटी और कठोर होती है। और सबसे अंदर की जो परत होती है वो होती है पिया मैटर, और ये सबसे अंदर की आंतरिक परत होती है। तो ये तीनों परतें मिलकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है, इनसे संबंधित ग्रंथि व कार्यों को समझाइए। तो इसको हम समझ लेते हैं कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी नियंत्रण और समन्वय होता है उसको वो कंप्लीट करता है। अब कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और क्या काम करता है और कहाँ पे होता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर की सबसे मेन ग्रंथि जिसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। इसकी जो साइज होती है मटर के दाने के समान होती है, बहुत ही छोटी होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है वर्दी हार्मोन, और इसका कार्य होता है वर्दी व विकास में नियंत्रण करना। अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि होती है वक्र के ऊपर, वृक्क यानी किडनी, किडनी के ऊपर होती है ये वाली ग्रंथि, और इससे निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसका काम होता है हृदय की धड़कन और बीपी में नियंत्रण रखना। अगली जो हमारी ग्रंथि है वो है औटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और ये ग्रंथि होती है गर्दन के अंदर, और इससे निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पाचन करना। नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है, और इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। रक्त के अंदर जो शर्करा होती है या शुगर की मात्रा होती है उस पर ये नियंत्रण का काम करती है। तो ये हमारी ग्रंथियां, हार्मोन, स्थान और कार्य है जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं मानव मस्तिष्क की ओर, जहाँ पे हम उसके भागों को और उसके कार्यों को समझेंगे। ये मानव मस्तिष्क का डायग्राम है, और इसमें आप देख सकते हो कि 3 पार्ट दे रखे हैं, एक आपका पिंक कलर का, एक लाइट कलर और एक आपका हल्का स्काई कलर। तो यहाँ पे जो ये लाइट वाला भाग आप देख रहे हो इसे कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क, और ये जो आपका पिंक वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और ये आपका जो लाइट वाला स्काई कलर का जो पार्ट है इसको कहा गया है अग्र मस्तिष्क। तो आपका जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट हैं, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। इन्हीं तीनों भाग के भी 2-3 भाग और होते हैं, और उनके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे मेरुरज्जु होती है जिसका काम होता है जो भी आवेग और सिग्नल होते हैं उनको मस्तिष्क से पहुंचाना और मस्तिष्क से इंस्ट्रक्शन लेकर वापस उन सिग्नल को देना।
मेडुला ऑब्लेट यहाँ पे होती है। पीयूष ग्रंथि जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ये बहुत छोटी होती है और मस्तिष्क के अंदर होती है। अब हम इसके कार्यों को समझते हैं। मस्तिष्क का फर्स्ट भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का काम होता है चिंतन, स्मृति, जिज्ञासा, भय, तर्क करना और जो भी क्रियाएं होती है उन पे नियंत्रण करना। थैलेमस का काम होता है बाहरी वातावरण का आभास कराना, जैसे ठंड की, गर्मी की, बारिश की और जैसे गर्माहट की। तो इन सब चीजों का आभास कौन कराता है? आपका थैलेमस कराता है। और थैलेमस कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस में प्रेम, गुस्सा, करुणा, भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को पसीने के रूप में बाहर निकालने पर नियंत्रण जो करता है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये उनके कार्य हैं। अगला जो हमारा भाग है मस्तिष्क का वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का काम होता है देखने व सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण करना और सेरिब्रल का काम होता है मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ना। अगला भाग है मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क, जिसके अंदर सेरिबलम को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, और मेडुला। सेरिबलम का काम होता है शरीर के अंदर संतुलन को बनाए रखना और मेडुला का काम होता है कि उपापचयी जितनी भी क्रियाएं होती है, हृदय की धड़कन होती है, उसको नियंत्रित करना और लार के आने को नियंत्रित करना। तो ये कार्य है पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, उसके पार्ट जो होते हैं उसके ये कार्य हैं। अब हम पादप हार्मोन व उसके कार्यों के बारे में समझते हैं। पादप हार्मोन में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एबीसिक अम्ल। ऑक्सिन कहाँ पे होता है? ये शाखाओं के अग्र भाग में बनता है और इसका काम होता है कोशिका की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि करना। जिब्रेलिन हार्मोन का काम होता है तने की वृद्धि करना, तने के अंदर जो लंबाई होती है उसको बढ़ाना, मोटा करना या और तो काइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन तीव्र गति से करना। जितना ज्यादा तीव्र गति से कोशिका विभाजन होता है उतना ही तीव्र गति से पौधा ग्रोथ करता है। और लास्ट है आपका एबीसिक अम्ल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि पर नियंत्रण करता है और पत्तियों को मुरझाने में उत्तरदायी होता है। तो आज हमने चैप्टर जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और साथ में जो भी हमारे टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड उनको हमने कंप्लीट कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।